नमस्कार दोस्तों। रॉयल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अपने कल पीछे वाली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो सिलसिला चल रहा था, उसको हल्का सा एक बार अपन री कर लेते हैं। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बोले इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉलो होती है, इलेक्ट्रिसिटी के जो दिशा है वो किस हिसाब से किस कंडीशन में गति गति करती है, किस स्पीड से गति करती है। अगर अपन किलोमीटर में देखें या मील में देखें या मीटर प्रति सेकंड में देखें, तो अपनी रफ्तार से जो चल रही है उस हिसाब से अपन अपन देखते हैं। सबसे पहले देखे थे अपन ने, कल हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रिसिटी। क्या डाली थी? इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अपन पढ़ रहे थे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपन को बहती हुई फील नहीं होती, लेकिन अपन केवल इसके प्रैक्टिकल के तौर पर ही अपन इसको फील कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कोई संवाहक है, यानी कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो अपन को दिखाई नहीं देगी। ये इलेक्ट्रॉन गति करते समय अपन को दिखाई नहीं देंगे कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस दिशा की तरफ घूम रहे हैं या इससे ऐसे घूम चल रहे हैं। दोनों कंडीशन में अपन को ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैं तो अपन प्रैक्टिकल से पहचान जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो रही है। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं, जैसे अपने पास है कोई ट्यूबलाइट है। अगर ट्यूबलाइट है या लैंप है या कोई मोटर है, तो अपन उसकी कुंजी को ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही वो कार्य करने लग जाती है, तो अपन को फील हो जाता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो रही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। मतलब विद्युत होती क्या है कि एक आवेश अपने समीप दूसरे आवेश को अनुभव या महसूस करे, उसको क्या कहोगे आप? विद्युत कहते हैं। अपन कहते हैं एक आवेश अपने समीप दूसरे आवेश को अनुभव या महसूस करे, उसको क्या कहोगे आप? विद्युत कहते हैं। दोस्तों, जो ये आवेश शब्द लिया, अपने जो चार्ज लिया है, ये आवेश मैं बोल रहा हूं। एक आवेश अपने समीप दूसरे आवेश को अनुभव या महसूस करे, उसको क्या कहते हैं आप? विद्युत कहते हैं। तो कंडीशन आपके सामने है। ये जो वर्ड है आवेश का, इस वर्ड से अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए थे जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि आवेश की खोज किसने की? मिलीकोन ने। आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब या कुलाम्ब। आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब या कुलाम्ब। आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार इसरो में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड। क्या है? एम्पियर, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। या बोल सकते हो आप कूलाम। क्या कह सकते हो? कूलाम। दोस्तों, अपन ने ये भी निकाल के बताया था मैं कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे इस ऐसे ही मात्रक को। अपन ऐसे सिंबल से बना के बताए थे कि देखो क्यू आई और टी। इसका मतलब है अपन को आवेश के बारे में तो आई इंटू टी, यही तो पढ़ा था कि एम्पियर इंटू धारा और एम्पियर इंटू समय। समय किस में लिया था आपने? सेकंड में। इसका मतलब है सेकंड में जो ऐसा ही मात्रक है वो एम्पियर सेकंड, क्योंकि करंट होता है वो एम्पियर में लेते हैं और समय होता है वो सेकंड में। तो देखो ये एम्पियर सेकंड आ गया। ठीक है ना? आगे अपने पढ़ा था कि जो आवेश की विमा है, आवेश की विमा में पढ़ा था आई टी बराबर, आवेश की विमा आई टी बराबर M0L0T1A1। ये तो था आपके पास सूत्र, फॉर्मूला ये था कि मास, लेंथ और समय और धारा। ठीक है ना? आवेश की विमा आपके सामने ये है, आई टी बराबर M0L0T1 और A1। आगे देखो, ये भी चीज देखी थी आपने कि आवेश है, जो चार्ज है वो एक राशि है। क्योंकि पिछली पुलिस की एग्जाम हुई थी 2018-17 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चार्ज है, आवेश है, आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब या कुलाम, कूलम्ब या
कूलाम। तो इस जो अपने बेसिक सीट में पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में से पूछे जाते हैं और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में इसके क्वेश्चन अपन को मिलेंगे देखने को। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन है, आवेश एक राशि है। अब आवेश क्या है, सदिश राशि है क्या अदिश राशि है? दोस्तों आवेश है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश को किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चार्ज को व्यक्त करने के लिए यानी आवेश को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों आप कह सकते हो कि आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? अब आगे देखो, आवेश एक अदिश राशि है। क्या कहोगे आप? आवेश एक अदिश राशि है। दूसरी कंडीशन है, मैंने एक लाइन और बताई थी कि आवेशों के मध्य आकर्षण व अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? आवेशों के मध्य आकर्षण व अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? तो आपने आंसर दिया था, क्या दिया था? तो ये पहली कंडीशन है आवेश की प्रॉपर्टीज पर, आवेश की प्रॉपर्टीज पर। दूसरी कंडीशन है आवेश के मध्य डिस्टेंस यानी दूरी पर। तो दो गुण हो गए नेचुरल इसके, बोले आवेश की प्रॉपर्टीज पर और आवेश के मध्य दूरी पर। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, जो आवेश है वो जो चार्ज है, इस चार्ज को किसने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है? तो एक बंदा था जिसका नाम कौन है, क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा था कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? अब देखते हैं दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन आपके सामने है कि अगर मैं कहूं कि जो चार्ज यानी कूलाम, एक कूलाम मैं कहूं एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? आपको क्वेश्चन पूछ लेगा एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो आपको बताना है एक कूलाम बराबर 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। लो दोस्तों, एक कूलाम बराबर, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम वैल्यू होती है, तो आपको बताना है 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरेड, और आवेश का सबसे बड़ा छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। तो देखो आपने क्या कहा, बड़ा मात्रक क्या है? बड़ा मात्रक क्या है? फेरेड। क्या है? फेरेड। और छोटा मात्रक क्या है? छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फेरेड। और सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन। लो जी, दो क्वेश्चन आपके सामने ये और आ गए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फेरेड। और एक फेरेड में कितने कूलाम होते हैं, या आपको ऐसे पूछ लेगा एक कूलाम बराबर 96,500, या ऐसे पूछ लेगा एक फेरेड बराबर कितने कूलाम होंगे? 96,500। ठीक है ना? अब देखते हैं, ये अपन ने कल देख लिया था और आज आगे देखेंगे। दोस्तों इसमें अपन आगे चलेंगे कि जो आपकी बुक की लैंग्वेज है, उस बुक में भी बहुत सारे राइटरों ने ये बातें बताई है कि जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें ये कहा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अरे वास्तव में ऊर्जा है, वास्तव में क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके अनुप्रयोगों से, जैसे मान लेते हैं अपन लैंप है, ऊर्जा है, लैंप है, ऊर्जा है, मोटर है, यांत्रिक ऊर्जा है। एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल करके अपने पहचाना है कि वास्तव में विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? तो मैं यहां लिख के बताता हूं मैं आपको कि विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके अनुप्रयोगों में जैसे ऊष्मा, प्रकाश,
ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों आदि के रूप में अनुभव कर सकते हो। देखो, आपने पढ़ा है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके अनुप्रयोगों में ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। आदि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ये ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। इसलिए दोस्तों ऊर्जा संरक्षण नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना इसको नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। देखते हैं, सबसे पहले देखो कि पहली कंडीशन है कि विद्युत ऊर्जा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आपको मालूम चल गया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है। ऐसी कौन सी डिवाइस हैं जो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। सबसे पहले देखो मोटर। क्या है? मोटर। मोटर का मतलब है मशीन। चाहे वो एसी की मोटर हो, चाहे वो डीसी की मोटर हो, चाहे वो सिंगल फेज हो, चाहे वो थ्री फेज हो, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो, मोटर चाहे कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की मोटर हो, वो क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अगर मैं कहूं कि वापस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लो, यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज कर रहे हैं? जनरेटर। क्या कहोगे? जनरेटर। लो जी, जनरेटर है जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो डायनामा भी हो सकता है, जनित्र भी हो सकता है और अल्टरनेटर भी हो सकता है। अब देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र विद्युत ऊर्जा में वापस कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे। देखो, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में लो, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन चेंज करेगा? ट्यूबलाइट। दोस्तों ये जो ट्यूबलाइट है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ट्यूबलाइट के बारे में बता देता हूं आपको हल्का सा कि ये जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से दो ही पार्ट है। एक तो होता है चोक और एक होता है स्टेटर। चोक है जो चोक है, चोक को आप क्या कह सकते हो? चोक। इंडक्टर भी बोल सकते हो आप। क्या कह सकते हो? या तो कह सकते हो इंडक्टर या कह सकते हो इसको ब्लास्टर। क्या कहोगे? ब्लास्टर। या क्या होगे? इंडक्टर। एक तो होता है चोक और एक होता है स्टार्टर। वैसे स्टार्टर को आप क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। अपनी भाषा में क्या कहोगे? प्रवर्तक। मुख्य रूप से ट्यूबलाइट में दो भाग होते हैं, एक तो होगा चोक को कहोगे आप इंडक्टर, और एक है स्टार्टर। स्टार्टर का केवल काम इतना ही होता है ऑन ऑफ करना, ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करना। लेकिन ये चोक है, इंडक्टर है या ब्लास्टर है, इसका मुख्य रूप से दो काम होते हैं। सबसे पहला काम है कि स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज जनरेट करना।
स्टार्टिंग में क्या करता है, हाई वोल्टेज। अब दोस्तों आपको मालूम है कि आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो केवल सिंगल फेज एसी आती है, और सिंगल फेज एसी में कितने वोल्टेज आते हैं आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 230.94 वोल्टेज आते हैं। एक चूल में देखा जाए तो 230.94 वोल्टेज। लेकिन आपके जो एग्जाम में है ना, वो ऑप्शन में 230 पॉइंट नहीं मिलेगा, पॉइंटों बाद में वैल्यू नहीं मिलेगी, केवल मिलेगा आपको वैल्यू मिलेगी 220 की, 230 की, 240, 250 ऐसे ऑप्शन में मिलेगा। ए 220, बी 230, सी 240, डी और 250। तो अधिकांश लोग क्या करके आते हैं 240, जानबूझ के गलत करके आते हैं। लेकिन ये कहां से है 230 वोल्टेज, 230.94 वोल्टेज कहां से है, ये वैल्यू भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा। क्योंकि आपके जो वितरण प्रेरणामित्र होता है, खेतों में जो प्रेरणामित्र होता है यानी ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर का संयोजन होता है डेल्टा स्टार, यानी इसको निमी भाषा में बोलते हैं त्रिकोण तारा संयोजन। क्या कहते हैं, त्रिकोण तारा संयोजन। अब अपन को मालूम होना चाहिए कि तारा स्टार और डेल्टा। अब मैं अगर बात करूं मैं हल्की सी आपको, तो देखो स्टार में ना, स्टार की कंडीशन होती है, स्टार में हमेशा मालूम होना चाहिए लाइन करंट और फेज करंट का मान बराबर होता है। लाइन करंट और फेज करंट का मान बराबर होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको कि स्टार संयोजन है उसमें लाइन करंट और फेज करंट का मान बराबर होता है। अगर लाइन वोल्टेज की बात करूं मैं, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज। दोस्तों यहां से निकाल लेंगे एक्चुअल वैल्यू, यहां अपने पास वास्तविक वैल्यू आएगी ऐसा ही नियम के अनुसार। आगे देखो, अगर मैं कहूं फेज वोल्टेज, आप एक फेज की बात करते हो ना, उसको क्या कहोगे फेज वोल्टेज। तो एक फेज की बात करता हूं तो फेज वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज √3। लो जी, लाइन वोल्टेज कितना है 400, और 400 में 3 √3, √3 है, √3 है, तो √3 का मान कितना होता है 1.732, 1.732। अब देखो 1.732 है, इसका मतलब इससे डिवाइड कर देना, जो भी आपके पास लाइन वोल्टेज है तो उसके डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करते ही वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी आपके सामने 230.94। मैंने ये हल्का सा आपको ट्रिक बताया है, ये जानकारी के तौर पे। दूसरी कंडीशन है, अब देखो ये तो चल रही थी अपने पास, किसकी बात चल रही है, अपने पास बात चल रही थी स्टार संयोजन की, ठीक है ना, ये तो चल रही है स्टार संयोजन की। अगर मैं कहूं आपको दोस्तों डेल्टा, क्योंकि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर यानी प्रेरणामित्र में मुख्य रूप से दो वक्र स्थापित किए जाते हैं। वाइंडिंग को आप वक्र भी बोल सकते हो, वेस्टर्न भी कह सकते हो, कुंडलन भी कह सकते हो, कवाइल भी कह सकते हो, किसी भी नाम से आपको पुकारा जा सकता है। ये प्राथमिक वक्र है और ये माध्यमिक वक्र है। ये माध्यमिक वक्र है ना सेकेंडरी, तो सेकेंडरी किस में आ रहा है स्टार में, और प्राथमिक किस में आ रहा है डेल्टा में। अब देखो दोस्तों डेल्टा की बात बताऊं मैं आपको, इस डेल्टा में होता है लाइन करंट और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान बराबर होता है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान बराबर होता है। अगर मैं लाइन करंट की बात करूं तो लाइन करंट √3 और फेज करंट, देखो डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट का मान बराबर होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान बराबर होता है। लेकिन अगर मैं डेल्टा में मैं बात करूं किसकी, करंट की, तो करंट है लाइन करंट बराबर √3 और फेज करंट। लो दोस्तों, अगर फेज करंट निकालना चाहते हो आप इसमें डेल्टा में, तो फेज करंट निकालना चाहते हो तो इधर निकाल लो, फेज करंट बराबर लाइन करंट अपॉन √3। लो जी, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। बात किसकी चल रही थी, ट्यूबलाइट की। आ कहां गए, संयोजन देखते देखते अपन आ गए ट्रांसफार्मर पर, ठीक है ना। ये केवल आपको जानकारी के तौर पे बताया है मैंने, आगे अपन चलेंगे और गहराई से पढ़ेंगे। अपन मेन पॉइंट पे चलते हैं, जो ट्यूबलाइट में चौक है, इंडक्टर है,
सबसे पहले देखो इंडक्टर, इंडक्टर का यानी ब्लास्टर का अर्थात चोक का मुख्य रूप से दो काम बता रहा हूं। पहला काम है हाई वोल्टेज जनरेट करना। अब बात आती है कि आपके घरों में तो एक्चुअल में 230.94 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए लगभग आपको चाहिए 900 से 1100 वोल्टेज। अब दोस्तों 900 से 1100 वोल्टेज कहां से लेके आओगे आप? ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए 900 से 1100 वोल्टेज कहां से लेके आओगे? तो कंडीशन आपने ऐसा एक डिवाइस रखा है जिसका नाम दिया आपने चोक। ये चोक क्या करता है, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज जनरेट कर देता है। सेम डिट्टो काम करेगा प्रेरणामित्र का, क्योंकि प्रेरणामित्र भी तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है। आउटपुट वोल्टता के आधार पर आपने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो उच्चायक प्रेरणामित्र और एक अपचायक प्रेरणामित्र। मैं केवल नीमी की बात कर रहा हूं आपको पेपर, क्योंकि अधिकांश पेपर आपका जो टेक्निकल हेल्पर का आएगा वो नीमी पैटर्न के आधार पर आधारित है। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको नीमी वर्ड यूज करना है और नीमी सीखना आपको, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश मायना नहीं रखेगी, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे को इतना इंग्लिश भी नहीं आता, उसके वीक होता है। तो आपको ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा वर्डों पे ध्यान रखना, नीमी वर्डों पे। पीछे के पेपर उठा के देख लेना, 2012 के, 14 के, 18 के, 7 8 से 17 शिफ्टों में एग्जाम लगी थी। 18 में तो 18 में 18 17 पेपर थे, तो 17 पेपर को उठा के देख लेना कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा आ रही है। तो आपके सामने है। तो अब देखते हैं चौक है। चौक के क्या काम बताया आपने? सबसे पहले हाई वोल्टेज जनरेट करना। हाई वोल्टेज कितना जनरेट करेगा? 900 से 1100 वोल्टेज जनरेट कर देगा। अब स्टार्ट होते ट्यूबलाइट को वापस इस वोल्टेज को अपनी सीमा में लाके रखेगा 230 वोल्टेज पर। इसका मतलब है चौक है, इंडक्टर है, इसके मुख्य रूप से दो काम है, एक तो हाई वोल्टेज जनरेट करना और एक हाई वोल्टेज को वापस अपनी सीमा में लाना। दो काम हो गए। और स्टार्टर का मुख्य काम है ऑन ऑफ करना। ठीक है ना? अपन आगे चलते हैं। देखो ट्यूबलाइट पे चल रहे थे। ट्यूबलाइट में क्यों चल रहे थे? क्योंकि विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही थी? लाइट एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही थी। अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। लो जी, ये बोल रहा है आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन ऐसी कौन सी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट करती है और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी कन्वर्ट करती है? दोस्तों लैंप है। क्या है? लैंप है। देखो क्या है? लैंप। सबसे पहली कंडीशन में आपको बता देता हूं, जो लैंप शब्द है, लैंप की खोज डेविस स्वान थॉमसन एडिसन 1878। याद रखना, लैंप की खोज किसने की? डेविस स्वान थॉमसन एडिसन 1878 में। और कहा सर ये लैंप है। लैंप का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है और टंगस्टन का गलना कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का गलना कितना है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं मैं आपको ऊपर, इससे पहले देखो आप ऊपर आपने ये ट्यूबलाइट का एग्जांपल दिया है ना, तो इससे ट्यूबलाइट में एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर किस धातु का लेपन किया जाता है? ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर किस धातु का लेपन किया जाता है? आंसर है बोरियम ऑक्साइड। किसका किया जाता है? बोरियम ऑक्साइड का।
ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर किसका लेपन किया जाता है? बोरियम ऑक्साइड का। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर किस धातु का लेपन किया जाता है, तो आंसर देना है बोरियम ऑक्साइड का। आगे देखो, विद्युत ऊर्जा को लैंप ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा में कब करता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक केवल ऊष्मीय ऊर्जा जनरेट करेगा लैंप 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म होने पर ऊष्मा के साथ साथ वो प्रकाश भी जनरेट कर देता है। ऊष्मा के साथ साथ क्या कर देता है? प्रकाश भी जनरेट कर देता है। तो आपको बताना है, बोले सर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक केवल लैंप ऊष्मा ही जनरेट करता है, लेकिन 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म होने पर, अधिक गर्म होने पर ऊष्मा के साथ साथ वो प्रकाश भी जनरेट कर देता है। ऊष्मा के साथ साथ वो प्रकाश भी जनरेट कर देता है। अब देखो आगे चलूं, अब देखते हैं आगे। रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, लो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वापस कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? ऑप्शन में आएगा सेल और बैटरी। राइट आंसर है सेल और बैटरी। तो आप बताओ बैटरी, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी। लो जी, रासायनिक ऊर्जा को सेल और बैटरी क्या कर देती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। दूसरी कंडीशन क्या है आपके सामने? देखो ध्यान से देखो इनको, मैंने ये जितने भी आपको एग्जांपल दिए हैं उसको सबको ध्यान से देखो। आगे चलेंगे अपन कि रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, लो जी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती, कौन है? मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती कन्वर्ट करती है। ऐसे कैसे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो आपने क्या कहा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे पहले आपने मैंने कल पीछे वाली क्लास में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके अनुप्रयोगों में ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन है? मोटर। कौन है? मोटर। विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है मशीन, और वापस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज कर रहे हैं? जनरेटर। तीसरी कंडीशन है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, केवल प्रकाश ऊर्जा की बात कर रहा हूं, तो कौन है? ट्यूबलाइट। ठीक है ना? और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में कौन चेंज कर रहा है? लैंप। और लैंप है वो केवल 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक केवल ऊष्मा ही जनरेट करेगा, लेकिन 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म होने पर क्या करेगा? ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी जनरेट कर देगा, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी जनरेट कर देगा। आगे देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अरे वोल्टा नामक वैज्ञानिक था ना,
उसने ये प्रैक्टिकल किया था कि एक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा लगभग 1836 के लगभग की बात बता रहा हूं मैं, कि वोल्टा नामक वैज्ञानिक था जिसने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ जनरेट किया था। तो अपन देखो, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ जनरेट किया कौन था? वोल्टा। तो रासायनिक क्रियाओं से विद्युत कौन पैदा कर रहे हैं? वोल्टा। और किस मेथड से कर रहे हैं? बोले सेल और बैटरी, सेल और बैटरी से। तो रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है सेल और बैटरी। अगली कंडीशन है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो आपको आंसर देना है मोमबत्ती। ऐसे के ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए अब आगे। अब देखते हैं, और बता देता हूं आपको एक दो एग्जांपल। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है चेंज? बताओ जी। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में आपको बताना है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है लाउड स्पीकर, ठीक है ना। अब मैं कहूं वापस ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? ध्वनि ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में कौन कर रहा है? माइक्रोफोन। लो, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर चेंज करता है, और ध्वनि ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज कर रहा है? माइक्रोफोन। अब देखो दोस्तों, आपने ये दो चार पांच एग्जाम्पल देखे, आपने इससे देखा कि एक्चुअल में कि विद्युत को ना तो आप नष्ट कर सकते हो और ना ही आप इसको जनरेट कर सकते हो, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, हर एग्जाम्पल में कि एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो कहां नष्ट होने की तो बात ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ना तो इसे पैदा किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। कह सकते हो ना? तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना इसे पैदा किया जा सकता है। अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। ये तो था मुद्दा केवल इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में केवल इसकी इंट्रोडक्शन दी है, परिचय दी है, लेकिन अपन को यह मालूम नहीं चला कि खोज कैसे हुई इसी इलेक्ट्रिसिटी की। कौन कौन ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपना अपना मत प्रदान किया? तो सबसे पहले आता है थेल्स नामक वैज्ञानिक। थेल्स नामक वैज्ञानिक था, तो उसने कहा बोले सर, कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से घर्षण करवाता है। तो क्या है? रेशम से घर्षण करवाता है कहरवा नामक। कहरवा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कहरवा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से घर्षण करवाता है और एक चिंगारी जनरेट कर देता है। उस चिंगारी को इसने क्या नाम दिया? बोले सर ये इलेक्ट्रिसिटी है। बोले सर ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन दोस्तों, उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो एक चिंगारी है जो शताब्दियों वर्ष पूर्व भी चिंगारी थी और आज भी एक चिंगारी में ही इसका अस्तित्व रह गया, इसलिए इसका कोई यूज नहीं हुआ। तो आपको केवल एग्जाम की दृष्टि से एक आधा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? तो आप आंसर क्या देंगे? मैं आपको राइटिंग बोर्ड पे बता देता हूं आपको। वो होती है घर्षण से। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है? घर्षण से। अपन देखते हैं, अब आगे देखते हैं।
अगर बात आती है खोजकर्ता की, खोज करता, खोजकर्ता, सबसे पहले बात आती है खोजकर्ता की। खोजकर्ता में कौन है? सबसे पहला बंदा था थेल्स। थेल्स, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कहरवा नामक पदार्थ, कहरवा नामक पदार्थ, कहरवा नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से, रेशम के, रेशम के कपड़े से रेशम के टुकड़े से घर्षण करवाया, घर्षण करवाया। तो अपन देख लेते हैं। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कहरवा नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया और इस घर्षण करवाने से एक चिंगारी जनरेट होती है। घर्षण करवाने से क्या हुआ? चिंगारी। जैसे कहरवा नामक पदार्थ है, कहरवा, कहरवा क्या है? इलेक्ट्रॉन। फिर है रेशम का कपड़ा, रेशम, दोनों में आपस में घर्षण करवाया। क्या करवाया? घर्षण। देखो दोस्तों, किसी भी अगर दो धातुओं को आप रिएक्शन करवाते हो तो तीसरा कारक श्योर जनरेट होगा। अगर देखते हैं, अगर केमिकल की बात करता हूं तो केमिकल में भी आता है। अगर आप किसी पदार्थ या मेटल की बात करता हूं तो उन्हीं में भी तीसरा कारक जनरेट हो ही जाता है। कैसे? अगर देखते हैं अपन प्रैक्टिकल के तौर पे, जैसे आपने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा H2SO4 में रिएक्शन करवाया तो ये EMF जनरेट हो गया, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है, जब कहरवा नामक और रेशम में आपस में घर्षण करवाया और घर्षण करवाते क्या जनरेट हो गई? चिंगारी। ले लो चिंगारी। अब ये चिंगारी पैदा हुई, चिंगारी को इसने क्या नाम दिया? सर ये विद्युत। क्या है ये? सर ये विद्युत है। कहरवा नामक पदार्थ और रेशम में घर्षण करवाया, घर्षण करवाते ही चिंगारी जनरेट हुई और चिंगारी को क्या नाम दिया आपने? विद्युत। अब देखो, लेकिन दोस्तों जो विद्युत जनरेट हुई ना, वो स्तर स्वभाव की है, स्तर स्वभाव की, स्तर स्वभाव की जनरेट हो रही है। इसका मतलब है कि इसको तारों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। केवल इसका अस्तित्व तो एक चिंगारी तक ही है, इसलिए इसका यूज नहीं हुआ। तो शताब्दियों वर्ष पूर्व भी एक चिंगारी थी और आज भी वो एक चिंगारी के रूप में ही इसका अस्तित्व है। इसलिए आप कह सकते हो बोले सर ये एक स्तर स्वभाव की विद्युत है, इसको ना तो तारों में फॉलो किया जा सकता है और ना इसका कोई यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। लो जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? आंसर देना है केवल और केवल घर्षण से। क्वेश्चन आपके सामने नया आ गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कैसे? घर्षण से। अब देखते हैं आगे दूसरी कंडीशन और देखो आप, किसी कांच की छड़ को किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाने पर, किसी कांच की छड़ को, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, बहुत शानदार एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाने पर एक
रेशम के कपड़े से घर्षण करवाने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कांच की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। इसका मतलब है कि कांच की छड़ पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा नेगेटिव। इसका अर्थ क्या हुआ? कांच की छड़ पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर आकर्षित हो रहा है। श्योर है? अरे क्योंकि आपने ये चीज तो नोट की है, क्योंकि धनवान व्यक्ति होता है वो क्या गरीब व्यक्ति को पैसे उधार दे सकता है। इसका मतलब है क्योंकि उसके पास लिमिट यानी आवश्यकता से ज्यादा धन है उसके पास, तो वो दे सकता है उधार। तो मैं कहूंगा जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, इसलिए वो क्या है रेशम को दे सकता है। यानी लेने वाला क्या होगा और देने वाला क्या होगा? अपनी एक साधारण लैंग्वेज में यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला धन आयन होगा और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाला ऋण आयन होगा। तो आयन दो प्रकार के हो गए क्या आपके सामने? आयन दो प्रकार के आ गए, एक धन आयन और एक ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला धन आयन होगा और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने वाला ऋण आयन होगा। तो दोस्तों यहाँ कांच की छड़ है इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है और रेशम का कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए कांच की छड़ धन आयन और रेशम का कपड़ा ऋण आयन। लो जी चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रेशम के कपड़े से रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरित करती है। लो दोस्तों, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरित कर देती है। इसका मतलब है ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? इसका मतलब है ये धन आयन और ये क्या हो जाएगा? ऋण आयन। यहां से अपन को मालूम चल गया कि आयन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। इसका मतलब क्या है कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है और त्यागने वाला धन आयन और रेशम का कपड़ा ऋण आयन। क्यों? क्योंकि रेशम का कपड़ा कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना? अब आज के लिए अपनी क्लास काफी है और कल अपन आगे चलेंगे, इससे अगला पॉइंट चलेंगे और इससे अगला पॉइंट अपने स्टार्ट करेंगे। जैसे अपने पास थेल्स हो गया, थेल्स के बाद में आएगा वोल्टा। ठीक है?